तो नमस्कार, ऑलिव बोर्ड प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम इस समय सामने बैठे हैं शुभम अग्रवाल, जो कि एसएससी सीजीएल 2024 में प्रथम रैंक जो है उन्होंने प्राप्त किया है। तो आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनका ये सफ़र कैसा रहा और उनके इस सफ़र से आप जो है वो क्या सीख सकते हैं और कैसे अपनी तैयारी जो है वो बेहतर बना सकते हैं। शुभम, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और कुछ अपने बारे में कुछ ज़रा बताइए कि कैसी रही ये जर्नी और यहाँ तक का सफ़र कैसे तय किया आपने। सभी को नमस्कार। मेरा नाम शुभम अग्रवाल है। मैं अंबिकापुर से हूँ, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से। और मैंने अपनी स्कूलिंग जो है वो यहीं सूरजपुर से करी है। एंड आफ्टर दैट मैंने इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन की। उस समय आईआईटी जेई होता था एंड एआई ट्रिपल ई। तो उसमें एआई ट्रिपल ई के थ्रू मेरा एनआईटी रायपुर में सिलेक्शन हुआ। वहाँ से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और उसके बाद मैंने प्लेसमेंट नहीं लिया। मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए दिल्ली चला गया था। तो 1 साल मैंने वहाँ तैयारी की। उस बीच मेरा फर्स्ट प्रीलिम्स क्लियर हुआ और उसके बाद लेकिन मेरा मेंस नहीं हो पाया क्लियर। तो मैं वापस रायपुर आ गया था उस समय। तो रायपुर में मैंने एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन करी, जो मैंने इंजीनियरिंग डेज से ही मतलब ज्वाइन कर रखी थी, लेकिन 1 साल का ड्रॉप लिया था वहाँ से। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते पढ़ाते ही मैंने अपने और भी कई अटेम्प्ट्स दिए सिविल सर्विसेज के। बट 2 बार और मेरा फर्स्ट स्टेज क्लियर हुआ प्रीलिम्स, लेकिन वही सेकंड स्टेज में मुझे प्रॉब्लम हुई, वो नहीं हो पाया किसी वजह से। तो उसके बाद मैंने स्टेट सिविल सर्विसेज की भी एग्ज़ाम दी, सीजीपीएससी की। बट वहाँ भी कुछ खास सफलता हाथ नहीं लगी मेरे। फाइनली मतलब एट द एंड ऑफ माई जर्नी आई थिंक, तो मैंने सीजीएल की तैयारी स्टार्ट की एंड आई थिंक इट वाज माय लास्ट अटेम्प्ट ऑल्सो। तो वही उसी की वजह से मतलब आज मैं लास्ट अटेम्प्ट क्यों आप कह रहे हैं? वो एज की वजह से शायद कि आप डेफिनेटली 30 इयर्स का गैप आप पहुंच चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अभी जैसे जून में मैं 2025 में मैं 30 इयर्स का हो जाऊंगा। तो आई थिंक मैं एलिजिबल नहीं हूँ नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। तो दिस वाज माय लास्ट अटेम्प्ट। एंड लास्ट अटेम्प्ट था, बट क्या ये पहला अटेम्प्ट भी था सीजीएल? बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट ही था मेरा तो सीजीएल। ये फर्स्ट एंड लास्ट था? यस, फर्स्ट एंड लास्ट। वो प्रेशर आपने महसूस किया कि यही करना है, निकालना है, या फिर नॉर्मल था? हल्का प्रेशर तो था भाई, क्योंकि मुझे ये था कि हाँ ये एग्ज़ाम है मेरे निकालने लायक। बिकॉज मेरा बैकग्राउंड मैथ्स का रहा है, तो मुझे ये था कि ये एग्ज़ाम है निकालने लायक, लेकिन मेरे पास अटेम्प्ट्स नहीं है। एक ही अटेम्प्ट है और इसी में मेरे को जो करना है करना है। तो प्रेशर तो था, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि इतने मतलब 7-8 साल के सफ़र के बाद मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी ना होना और बहुत ज़्यादा प्रेशर में भी ना आना, वो पार्ट ऑफ माई लाइफ बन चुका है। जी जी। तो बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड भी नहीं हुआ, मतलब फाइनल रिजल्ट देखने के बाद भी बहुत ज़्यादा मतलब नहीं हो पाया मैं। खुशी तो थी बिल्कुल, लेकिन जी हाँ। और तैयारी के दौरान भी मतलब ठीक ठाक तरीके से मैंने तैयारी करी। बैकग्राउंड था तो उससे हेल्प तो मिली ही मुझे, लेकिन हाँ मेहनत तो इसमें बहुत ज़्यादा लगती है, प्रैक्टिस वगैरह बहुत रिक्वायर्ड है। और जैसे जो जीके का पोर्शन, उसमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो टाइम भी कम ही था, तो 5 to 6 मंथ्स आई थिंक मैक्सिमम था मेरे पास। तो वही है, थोड़ा सा लक और बाकी मेहनत की वजह से तो क्लियर हुआ है। आपने अभी जैसे मुझे बताया कि आपकी जर्नी, प्रिपरेशन की जर्नी जो है, सीजीएल की जर्नी शायद 5-6 महीने की रही होगी। जी हाँ। बट उसके पीछे काफ़ी लंबा एक जो है बैकग्राउंड रहा है। आपने काफ़ी सालों से, 7-8 साल से आप जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे। इसमें मुझे ये जानने में रुचि है कि आपने बोला आप एनआईटी से हैं, मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो आपने प्लेसमेंट नहीं लिया एनआईटी से। आई एम वेरी श्योर बहुत अच्छा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है स्टूडेंट्स को। उस रास्ते को छोड़ करके गवर्नमेंट में सर्विसेज में आने का कोई खास कारण था कि कोई परिवार में कोई है या जिनसे आप इंस्पायर हुए कि नहीं मुझे भी इसी रास्ते पे चलना है? क्या कारण रहा है इसका? आई थिंक ओवरऑल नॉर्थ इंडिया में थोड़ा ये कल्चर है। आई थिंक 1-2 स्टेट्स को अपन छोड़ दे तो भी गवर्नमेंट सर्विस। जी। तो भाई एट दैट टाइम मेरे को नहीं लग रहा मैं उतना मैच्योर था कि मतलब इस चीज़ को अपन समझ पाए कि नहीं भाई गवर्नमेंट तो ठीक है चलो, है ना, लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अपन बिजनेस को अपन ऐसा नहीं कि कम वैल्यू करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो आई थिंक इंडिया को आई थिंक बिजनेस पीपल की ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स की। लेकिन बस वही थोड़ा सा जो थिंकिंग का पार्ट बन जाता है अपने, कि भाई गवर्नमेंट में जो स्टेबिलिटी है, प्राइड है एंड ऑल,
तो वो रहा कहीं ना कहीं मेरे अंदर। और फिर मुझे लगा कि भाई मैं इतनी तैयारी किया हूँ तो एक और ट्राई करना चाहिए मुझे। तो वही आई थिंक इट वाज पार्ट ऑफ माय थिंकिंग। और प्लेसमेंट नहीं लेना वो भी मैंने लगभग उसी टाइम डिसाइड किया था कि भाई मेरे को एक ट्राई करना चाहिए सिविल सर्विसेज का। एंड आई न्यू कि अगर मैं प्लेसमेंट ले लेता हूँ तो फिर वो प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। तो एक सीरियस ट्राई मेरे को देना था। तो वही एक सीरियस ट्राई जो है मैंने दिल्ली में दिया। लेकिन उसके बाद मैंने एक बैकअप ऑप्शन प्लान किया कि भाई बैकअप ऑप्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस एग्ज़ाम के साथ आप बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हो सकते। आई मीन ओनली 1000 सीट्स है ना, सिर्फ 1000 सीट्स हैं। तो भाई सबका तो नहीं हो सकता, भाई 99% को तो फेल होना ही है। तो वो था मेरे माइंड में। तो मैंने एक बैकअप ऑप्शन हमेशा से रेडी रखा कि हाँ भाई मैं एक मतलब टीचिंग फील्ड मतलब मेरे लिए ठीक है। तो ये था मेरे पास। तो वही है, उसी में मेरे कई सारे साल निकल गए। ठीक है, असफलता हाथ लगी भाई, कहीं ना कहीं ये था कि मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है। मतलब सिर्फ मतलब ये नहीं था कि मेरे को कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाना है, ये था, ये भी था। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन जो था वो एग्ज़ाम क्रैक करना ही था हमेशा से। तो किसी वजह से वो एग्ज़ाम वगैरह नहीं हो पाया मेरा। फिर कोविड के बाद वापस घर आना हुआ, तो उसके बाद फिर मैं नहीं गया बाहर कहीं। मुझे लगा कि घर वालों के साथ ही रहना चाहिए भाई, वहाँ ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है ना, बाहर अकेले रहना भी ठीक नहीं है। तो वही घर आया, फिर यहीं रहा मैं, हम यहीं पे अपनी प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट जी, जहाँ हम इस समय बैठे हैं ओपन करी। साथ ही साथ मैंने स्टेट सिविल सर्विसेज की भी तैयारी रखी। तो 2023 में आई थिंक मैंने जो अटैम्प्ट दिया उसमें मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे थे प्रीलिम्स में। लेकिन उसके बाद भी मेरा नहीं हुआ वो सिलेक्शन, क्योंकि कट ऑफ जो है थोड़ा सा और हाई चला गया। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब डिसअपॉइंटमेंट था मेरे लिए। तो फिर भी मैंने कुछ समय बाद संभाला खुद को, फिर CGL के लिए मैंने ट्राई किया। तो ये लास्ट ही था मेरे मन में भी यही था कि भाई अब ये लास्ट ही है मेरे लिए। अगर मैं कोई और एग्ज़ाम दे भी सकता हूँ तो मन में तो नहीं था कि मैं दूंगा। अदरवाइज मैंने सोचा था कि इसी अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को अपन और बढ़ाएंगे और कंटिन्यू करेंगे, ग्रो करेंगे। जी। तो एक बहुत बड़ा मिथक जो है बच्चों के मन में होता है कि अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो या फिर अगर आप UPSC की तैयारी कर चुके हो तो SSC तो बहुत ही खेल की तरह है, SSC आराम से हो सकता है। पर आपकी जर्नी कुछ और कहती है। तो आपको क्या डिफरेंस लगा उस तैयारी में और इस तैयारी में? क्या हम ये मान सकते हैं कि ये एग्ज़ाम ज़्यादा ईजी है, या फिर ये होना चाहिए कि नहीं इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है और उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, इसके लिए थोड़ी अलग लाइन की तैयारी चाहिए, पैरेलली आप चीज़ें हैंडल नहीं कर सकते? ईजी तो बिल्कुल भी नहीं है जी, बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक सिविल सर्विसेज ज़्यादा ईजी है CGL के कंपैरिजन में, बिकॉज ऑफ कंपटीशन। राइट। ठीक है, तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। सिविल सर्विस में भी ज़रूरत है ही, बिल्कुल। लेकिन यू कैन हैव वन स्ट्रेटजी इन देयर, है ना, कि भाई एक स्ट्रेटजी एक उसको आप फॉलो करो। तो उसमें आपके सिलेक्शंस के आई थिंक ज़्यादा चांसेस एज कम्पेयर टू CGL। तो डेफिनेटली प्रिपरेशन बहुत अलग होती है दोनों की। जी। ठीक है, हाँ बैकग्राउंड होना हेल्प करता है, ज़रूर करता है कि भाई आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो मैथ्स आपको रिलेटिवली ईजी होगा। लेकिन उसमें भी ईजी हो सकता है, लेकिन आपको स्पीड जो चाहिए वो तो प्रैक्टिस से ही आएगी। प्रैक्टिस से ही आएगी जी। तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते कि भाई मेरा मैथ्स अच्छा है मैं कर लूँगा, नहीं। अगर ऐसा हुआ तो आप आई डोंट थिंक 20 से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पाओगे एग्जामिनेशन हॉल में, 10 क्वेश्चन तो आपके छूट ही जाएंगे। तो प्रैक्टिस तो रिक्वायर्ड है ही। साथ ही साथ इसमें वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है, GK भी है। तो UPSC की आप तैयारी कर रहे हो तो ऐसा तो नहीं कि आपको इंग्लिश में हेल्प मिल रही है, बिल्कुल नहीं, उसका तो कुछ खास रिलेशन है नहीं। तो भाई आपको उसके लिए अलग तैयारी चाहिए। हाँ ये है कि इंग्लिश इसकी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो वो सभी के लिए है भाई, वो तो है ना भाई, वो सभी को इजी पड़ेगा। इवन हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को भी, मतलब इंग्लिश क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है तो वो कुछ बहुत खास प्रिपरेशन नहीं चाहिए, प्रैक्टिस तो चाहिए ही, लेकिन वो मैनेज कर सकते हैं। फाइनली जो GK है वो भी आप UPSC से बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका GK जो है बहुत ज़्यादा स्टैटिक GK है। आई मीन फैक्चुअल बहुत ज़्यादा है, और UPSC का जो है वो कॉन्सेप्चुअल होता है। जी। आई मीन यू हैव टू इन्वॉल्व मच मोर थिंकिंग इन देयर, कि मतलब हर क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। और इसमें ऐसा है कि भाई मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आपको आता है तो आता है, नहीं तो नहीं आता छोड़ना मतलब बेटर ऑप्शन है। अगर आप एलिमिनेट कर दिए तो बात अलग है, नहीं तो छोड़ना बेटर है। आप उसमें बहुत ज़्यादा थिंकिंग नहीं कर सकते कि नहीं भाई मैं यहाँ से सोच लूँ वहाँ से सोच लूँ, नहीं। तो GK पोर्शन भी
बहुत ज़्यादा हेल्प मिली हो यूपीएससी से ऐसा नहीं है भाई, कुछ हेल्प तो मिलती ही है भाई, है ना, कुछ क्वेश्चंस में, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं। तो उसके लिए भी अलग से तैयारी, पूरे नोट्स बनाना, डिटेल में तैयारी करना, वो इम्पॉर्टेंट है। तो आपने अभी बातचीत में बताया कि आप अध्यापक भी रहे हैं, आपने अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, आपने अलग से भी पढ़ाया है, अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी स्टार्ट करी है। आप बच्चों को मैंने जितना सुना है कि मैथ्स और साइंस की आप कोचिंग देते हैं। तो आपने तो फिर इसका मतलब कि आपकी तैयारी जो बेसिक्स हैं वो आपने अपने हिसाब से ही करी है, या किसी पर्टिकुलर जगह आपने रेफर किया, या कुछ कंटेंट आपने यूज़ किया, कैसे रहा ये सफ़र आपका? कंटेंट एज सच मैंने नहीं यूज़ किया। आई थिंक मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही कोचिंग ली है, और जब मैं दिल्ली में था। अच्छा। आई डोंट थिंक मैंने कोई वो और IAS के कोचिंग। लिए जो आपने ली थी यस, आफ्टर आई मीन ग्रेजुएशन से पहले ऑब्वियसली मैंने JEE कोचिंग ली जो थी आपने जेई ली, के लिए, लेकिन आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने वो 1 साल की ही कोचिंग ली है। उसके बाद मुझे ऐसा कुछ खास ज़रूरत नहीं महसूस हुई कि मैं अगर कोचिंग लूँगा तो मेरा ज़्यादा चांस है क्लियर करने का। मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि एक बार एक्सपोजर मिल गया था तो भाई मेरे को पता है कि आगे भी क्या ही होगा, मतलब कुछ नया ऐसा नहीं मिल पाएगा। मेरे पास नोट्स वगैरह सभी थे। तो उसके बाद मैंने कोई फॉर्मल कोचिंग नहीं ज्वाइन करी। इवन SSC CGL के लिए भी कोई कोचिंग नहीं ली मैंने। एक प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया था, लेकिन कुछ खास बेनिफिट आई डोंट थिंक मुझे हुआ उससे। तो बट हाँ, डेफिनेटली कुछ प्रैक्टिस वगैरह के लिए क्वेश्चंस वगैरह मिले, अपने आप को जज करने का मौका मिला। उसके बाद Tier 1 के बाद जैसे मैंने आपकी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी, तो उसका मुझे डेफिनेटली हेल्प हुआ, क्योंकि वो जो टेस्ट सीरीज़ था वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड मुझे लगा। मतलब जैसे एग्ज़ाम में आता है अपने यहाँ सभी चीज़ें, मतलब जो क्वेश्चंस की क्वालिटी होनी चाहिए, मीन स्क्रीन वगैरह भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। आपको अगर एग्ज़ाम हॉल में लगेगा यार ये तो बहुत ही अलग अलग लग रहा है, इसका प्रेजेंटेशन वगैरह, तो वो चीज़ मुझे फील हुआ कि हाँ भाई काफ़ी सेम है, काफ़ी सिमिलर है। हाँ। इवन इन आई मीन साइड में जो ऑप्शंस वगैरह रहते हैं अपने पास, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन नंबर वगैरह, वो सब भी काफ़ी मतलब काफ़ी सिमिलर होता है। सिमिलर लगे। तो डेफिनेटली उसका हेल्प हुआ। मैंने लगभग आपके प्लेटफॉर्म से 25 to 30 मॉक टेस्ट दिए। वेरी नाइस। जी हाँ, तो उसका डेफिनेटली हेल्प तो हुआ भाई, स्पीड वगैरह काफ़ी इम्प्रूव हुई मेरी। तो वो मेरे को एग्जामिनेशन डे वाले दिन काफ़ी हेल्प हुई उससे। तो ऑलिव बोर्ड से मतलब कंटेंट आपने काफ़ी प्रैक्टिस के लिए जो है वो यूज़ किया है, जी और हाँ। खासा जैसा आपने मुझे बताया कि Tier 1 के बाद जो है आपने ऑलिव बोर्ड को एक तरह से यूज़ करना शुरू किया। Tier 1 का स्कोर आपका कुछ 159 के आसपास रहा है, हाँ, नॉर्मलाइज्ड स्कोर जी। तो उसके बाद फिर आपने मॉक्स की प्रिपरेशन शुरू करी, क्योंकि तैयारी तो आई थिंक बेसिक तो हो ही चुकी थी तब तक। मॉक्स देना जो है रेगुलर कंसिस्टेंटली आपने शुरू किया। यहाँ पे मॉक्स को लेकर के भी बच्चों में बहुत एक मिथक रहता है, एक मिथ्या रहती है कि उनको लगता है कि मॉक्स अगर हमने देने शुरू किए हैं तो पहले ही दिन से पहला मॉक दिया है, तैयारी खत्म हो गई है, पहला मॉक दिया और अब लग रहा है कि एग्जाम में तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है, तो स्कोर ही नहीं आ रहा है। तो आपकी मॉक जर्नी कैसी रही? मतलब आपका मॉक्स में जो स्कोर रहा और जो मेन फाइनल एग्जाम में जो स्कोर रहा, उसमें कितना फर्क था? आई थिंक मॉक देना भी उतना इजी नहीं है। मीन सभी देना स्टार्ट नहीं कर पाते। उनको ये लगता है कि भाई मैं 2 दिन और पढ़ लेता हूँ फिर मॉक देता हूँ। हाँ, सही है। तो मुझे भाई ये सेम चीज़ मेरे साथ भी है। मतलब मॉक्स जैसे अगर यूपीएससी के एग्ज़ाम की अगर बात करूँ उस टाइम, तो मैंने बहुत कम मॉक दिए, तो उसका रिज़ल्ट यही हुआ कि मैं फेलियर मेरे हाथ लगी। तो आई थिंक मैसेज यही है कि मॉक प्रैक्टिस, मतलब मॉक जरूर देना चाहिए, क्योंकि वो आपका फाइनल स्कोर नहीं है ना, कहीं आप एग्ज़ाम के लिए और तैयार ही हो रहे हैं, और बेटर हो रहे हैं आप, मतलब टफ हो रहे हो उस तरीके से कि हाँ भाई मैं थोड़ा सा और रेडी हूँ। आपको अच्छा लगेगा मॉक देने के बाद कि एटलीस्ट मैंने ट्राई किया। तो स्टार्टिंग में जैसे कुछ खास मार्क्स नहीं आते थे मेरे, तो मुझे ये पता था कि 330 के लगभग जो है वो अच्छी पोस्ट मिल जाती है, टॉप की पोस्ट, और 320 के आसपास भी बढ़िया पोस्ट मिल जाती है। तो फर्स्ट टारगेट तो यही था कि भाई अपने को 320 क्रॉस करना है। तो स्टार्टिंग में जो मॉक दिए उसमें 290, 280, इवन इन लास्ट वीक ऑफ प्रिपरेशन एक मॉक तो ऐसा हुआ जिससे मेरे 270 समथिंग कुछ मार्क्स आए। तो ये चीज़ मुझे थी कि भाई ये मेरा रियल स्कोर नहीं है, क्योंकि भाई ये और मैं तैयारी हो रहा हूँ रियल एग्ज़ाम के लिए। लेकिन उसी के 1-2 दिन बाद ही मतलब एक स्कोर मेरा 348 का भी आया। तो उससे भी मतलब काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ भाई चलो मैं कर सकता हूँ। तो मैं ये भी था कि एग्ज़ाम डे वाले दिन मतलब 330 प्लस स्कोर जो है वो अचीवेबल है, मैं कर सकता हूँ। तो और हुआ, मतलब उससे थोड़ा सा अच्छा ही हो गया, बेटर ही हुआ, हाँ, काफ़ी अच्छा बेटर हो गया। हाँ, तो डेफिनेटली इस वे में मतलब एक पूरी जर्नी थी मॉक की भी। मतलब मॉक देना भी मतलब कोई ईजी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं इसे अगर समराइज़ करूँ तो हम ये कह सकते हैं कि मॉक्स शुरू में अगर आप देते हैं
तो जो आप प्राप्त कर रहे हैं उस पर आपका फोकस नहीं होना चाहिए, जो आपसे नहीं हो पा रहा जी, है बिल्कुल। वहां से फोकस लेके आप पहले उसको तैयार कीजिए। एक इसका मतलब एक तरीके का आप कह सकते हैं कि एक इंडिकेटर है कि आपकी अभी क्या स्थिति है और आपको कितने और सुधार की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल, उससे मेरे को जैसे रैंक वगैरह का भी पता चलता था। हाँ। क्योंकि आई थिंक 1 लाख से ज़्यादा लोग आपके यहाँ मॉक बिल्कुल दे देते बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई उसमें जैसे मेरी रैंक 5000 आ रही है, 10,000 आ रही है, तो मुझे ये था कि भाई एक बार मुझे 1000 के अंदर भी आना है। तो आई थिंक 348 वाले स्कोर में काफ़ी अच्छी रैंक लगी थी मेरे को, तो उससे भी कॉन्फिडेंस आया कि हाँ भाई कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को। मॉक देने का मन जैसे नहीं करता था किसी दिन, तो फैमिली वाले भी बोलते थे कि मॉक दे के ही सोना है एक टेस्ट तो दे के ही सोना है या फिर उठते के साथ ही देना है। तो बोला अभी उठते के साथ तो मुश्किल होगा थोड़ा, दे के ही सोते हैं। तो दे के ही सोता था तो फिर अच्छा भी लगता था, अपन मतलब थक भी जाते थे तो नींद भी अच्छी आती है, तो अगला दिन भी अपना बेहतर होता था। कुछ अचीव कर लिया ये भी फीलिंग कुछ अचीव लगता मॉक जिस था। दिन दे दो और अगर एनालाइज कर लो तो एक लगता है कि कुछ काम हो गया, आज हमने आज की काम कर लिया ठीक से। बिल्कुल, एनालाइज भी जैसे करते तो कॉपी मेरे से कुछ क्वेश्चंस में लिखता था, नोट करता था। मैथ्स के भी इवन मैथ्स के भी कि भाई अगर मेरे से 1-2 क्वेश्चन नहीं बन रहे तो वो भी बनने चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम जो है एक्यूरेसी का है। बिल्कुल। मीन्स अगर आप 120 क्वेश्चंस कर रहे हो तो आप 10 क्वेश्चन गलत करना अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल। मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आप गलत की तो ठीक है, लेकिन उसमें मतलब बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी, 90% प्लस एक्यूरेसी चाहिए आपको। तो वो 1-2 क्वेश्चन अगर गलत हो रहे हैं तो उसको भी आपको ठीक करना बहुत जरूरी है। आप तो उसको कट ऑफ ही कम से कम 90% प्लस जा रही है, तो बिल्कुल, मतलब वो स्कोर तो आवश्यक है। बिल्कुल। तो आपने तैयारी में हम ये जानते हैं कि काफ़ी सब्जेक्ट्स, मतलब अक्सर लोग बताते हैं कि मैंने ये पढ़ा यहाँ से पढ़ा, इतना पढ़ा, ये पढ़ा, बट ये कोई बताता नहीं है या ये अक्सर कोई सोचते नहीं है बच्चे कि क्या नहीं पढ़ा। क्योंकि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जो है आपकी नॉर्मल जो एग्जाम्स होते हैं उनसे अलग होती है। तो क्या पढ़ना है वो आवश्यक है, क्या नहीं पढ़ना है, किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है वो भी आवश्यक है। तो वो आप पहले से समझें या फिर किसी तरह से वो भी आपने प्लान किया, धीरे धीरे समझा, एक्सेप्ट किया कि नहीं ये चीज़ें शायद मुझे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें आपके काम आए, कैसा रहा ये चीज़? मैं मतलब इवन यूपीएससी की जर्नी में भी मैं बहुत ज़्यादा राइटर्स की बुक के पीछे नहीं भागा कभी भी कि इस राइटर की बुक है तो ये बहुत अच्छी बुक है। इवन डेफिनेटली 1-2 बार तो रेफ़र किया ही है मैंने भी, है ना, लेकिन मेनली मेरा फोकस जो है वो कुछ बुक्स में ही रहा, मेनली एनसीईआरटीज़। तो इवन एसएससी सीजीएल के लिए भी जैसे मैं जीके की तैयारी करता था जब, तो उसमें मुझे देखा कि यहाँ पे कुछ बायो के क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड केमिस्ट्री से नोबेल प्राइज विनर्स वगैरह, लेकिन मुझे वो लगा कि ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी में अवेलेबल है मेरे पास, और वो जो है वो शॉर्ट कंटेंट है, तो आप उससे पढ़ो बजाय कि आप बहुत मोटी बुक ले लिए उससे आप कर रहे हो, तो वो आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं हो पाएगी। और एनसीईआरटी जो है कि स्टैंडर्ड सोर्स है, तो मैंने लिमिटेड सोर्स रखा। मैं कभी भी मतलब इधर का भी पढ़ लो उधर का भी पढ़ लो, उसके पीछे बहुत कम भागा। डेफिनेटली एक टेम्पटेशन तो होता ही है कि भाई एग्जाम से पहले चलो यार इसका पूरा एक कंपाइलेशन आ गया है तो एक बार इसको कर लो। इवन आपका भी कंपाइलेशन आया था, तो मैं उसको करने गया तो मैं बोला भाई कहाँ से हो पाएगा, फिर भी कुछ पेजेस किए मैंने टू बी मोर श्योर कि भाई हाँ चलो मैं अटेम्प्ट कर लूँगा। तो डेफिनेटली सोर्सेज लिमिटेड रखना बहुत जरूरी है इस प्रिपरेशन में। आप बहुत ज़्यादा सोर्सेज से नहीं करना चाहिए, कैरिड अवे नहीं होना चाहिए, कैरिड अवे नहीं पढ़ होना लो चाहिए। पढ़ लो वो नहीं होना चाहिए। आई थिंक एक मॉक टेस्ट सीरीज इज सफिशिएंट। आई मीन देयर आर 75 टेस्ट अगर हैं आपके पास, तो आप मल्टीप्लाई उसको 25 से करें तो 1500 क्वेश्चन से ज़्यादा हो गए, और आप कितनी ही प्रैक्टिस करोगे। मतलब उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करना आई थिंक इट्स मतलब वो रियल नहीं है, हर चीज़ की पूरी होती है। हाँ रियल नहीं है वो चीज़। मतलब आप कर पाओगे कि नहीं आप वो भी सोचो ना। तो आप एक अलग से अगर बुक भी ले रहे हो कि मैं इससे भी प्रैक्टिस कर लूँ, ठीक है, अगर आप कर सकते हो अच्छी बात है, लेकिन फिर उससे क्या होगा, आप एक सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो। मैनेज भी तो करना है भैया ना, आप 1.5 से 2 घंटे से ज़्यादा कैसे दे दोगे एक सब्जेक्ट को। और जीके में ऑब्वियसली एक्स्ट्रा टाइम देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बाकी सबका तो चलो पता चल गया कि भैया ये सब क्वेश्चन आएंगे उसकी तैयारी कर ली। जीके का तो कोई फिक्स पैटर्न ही नहीं है, तो आपको सभी चीज़ पढ़नी है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में भी ऐसा नहीं कि आपको 2-4 एनसीईआरटी, फिर एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हो तो सभी एनसीईआरटीज़ को आपको पढ़नी पड़ेगी भाई, एटलीस्ट 10th 11th 12th की सभी सब्जेक्ट्स, उसमें जो भी ज्योग्राफी पॉलिटिक्स जो भी आ रहा है वो सारी पढ़नी पड़ेगी। तो उसके लिए टाइम कहाँ से मिलेगा अगर आप इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो तो या तो फिर उसके लिए बिल्डिंग और प्रैक्टिस दोनों जरूरी है। अगर आपके पास कम टाइम है तो भाई बहुत है ना, लिमिटेड टाइम देना पड़ेगा सभी सब्जेक्ट्स को। अगर आप भाई लॉन्ग टर्म सोच रहे हो कि भाई मेरे को 2 साल में बाद मेरे को पेपर देना है इसका, तो आपके पास टाइम है तो आप करो भाई, है ना, कई सोर्सेस से आप प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन जैसा मैंने बताया मेरे पास टाइम बहुत कम था, मतलब 5 to 6 मंथ्स ही थे, तो मैं सोर्सेस बहुत लिमिटेड रखे कि भाई यहीं से पढ़ना है मेरे को,
और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो बेस्ट सोर्स हो सकते हैं, उससे बेटर सोर्स तो आई डोंट थिंक एनसीईआरटी भी है। बिल्कुल। अगर आपके पास जैसे टीयर 1 की बात करूँ तो एक एक साल में आपको 50 टेस्ट पेपर्स मिल जाते हैं कि भाई 23 के आप देखो तो 50 टेस्ट पेपर्स अवेलेबल हैं, मल्टीपल शिफ्ट्स में होते हैं, तो 50 टेस्ट मतलब कितना हो गया, 1200 समथिंग जीके के क्वेश्चंस हो गए। तो आई थिंक इनफ है कि आपको पैटर्न समझने के लिए। तो अब उसी को, उससे भी आप सिर्फ रीड कर सकते हो, उसके बाद देखो भी कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके बाद आप एनसीईआरटी वगैरह रेफ़र कर लिए। तो यही है कि सोर्सेज बहुत लिमिटेड रखने चाहिए, और रियल सोर्सेज जो हैं, जो डायरेक्ट आपको एग्जामिनर प्रोवाइड करने को रेडी है कि भाई एसएससी की तरफ से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, तो आप उस पर फोकस करो ना, आप क्यों और जगह भाग रहे हो। सही बात है। तो एक चीज़ जानने में मेरी खास रुचि है, और आई एम श्योर दर्शकों की भी होगी, कि एक टॉपर की दिनचर्या कैसी होती है। जब आप तैयारी कर रहे थे तब आप टॉपर नहीं थे, जी हाँ। पर आपकी दिनचर्या कैसी थी? सुबह से शाम अपना एक दिन का विवरण दीजिए तैयारी के पर्सपेक्टिव से। देखिए, बहुत ज़्यादा तो प्रिपरेशन एक्चुअली नहीं की, मतलब इस सेंस में नहीं कि भाई मैं टॉप कर गया हूँ तो अब वैसे बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। मेरी जो दिनचर्या थी, लगभग 6-6:30 बजे जैसे सो के उठना, फिर बाकी सब काम करते करते सुबह आई थिंक कम पढ़ाई हो पाती थी, मैक्सिमम 1 आवर। ओके, उसके बाद 1 आवर मैंने रिवीजन मेनली है ना, जीके वगैरह का रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि, तो वो सब रिवाइज वगैरह कर लिए सुबह सुबह फ्रेश माइंड से। फिर वही नाश्ता वगैरह करते करते अपना 9:30-10 AM तक लगभग हो जाता था। तो फिर 10 से 12:30-1 बजे तक मैं एक सिटिंग देता था, 2.5 से 3 घंटे की। तो वहाँ पर मेरी मेन प्रिपरेशन होती थी। वहाँ पर कभी कभी जैसे मैंने एक दिन रखा कि मैथ्स को भाई इसको प्रैक्टिस करते हैं, भले अपनी अच्छी लेकिन एक बार प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं और कितने क्वेश्चन अपन अटैम्प्ट कर सकते हैं। इंग्लिश की प्रैक्टिस कर ली कभी कभार, कभी अगर कोई जीके का पोर्शन जो लैग कर रहा है कि भाई इसको मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसको अपन उसमें टाइम दे दिए। तो वो 2 से 3 घंटा जो है मेरी मेन प्रिपरेशन होती थी, 10 AM से 1 PM। उसके बाद जैसे हमारा बिजनेस भी है, तो वहाँ भी कभी कभार जाना होता था, मेरा 1 से 2 घंटे वहाँ निकल जाते थे। और फिर शाम को 4 बजे से मेरी ये कोचिंग। तो भाई अगर मेरी कोचिंग है तो मेरा प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। तो 4 to 7 जो मेरी यहाँ कोचिंग होती थी, तो लगभग आप बोल सकते हैं 1 बजे से लेकर के 7 बजे तक मेरी पढ़ाई लगभग ज़ीरो। मतलब अगर टाइम मिल गया कभी तो ठीक है, जैसे संडे के दिन मिल गया तो वो मैं यूटिलाइज़ कर लेता था, लेकिन अदरवाइज़ नहीं हो पाता था। फिर 7 बजे आके आप थक गए भाई है ना, 8 बजे तक आप फिर से पढ़ने स्टार्ट किए, तो 8 से 11 लगभग वो टाइम मेरा होता था। तो लगभग दिन भर अगर देखें तो 7 to 8 आवर से ज़्यादा मेरा नहीं हो पाता था। लेकिन भाई उसको मैनेज अच्छे से कर लिया मैंने, जैसे कि भाई उस टाइम को एटलीस्ट मैं और किसी चीज़ में ना खोऊं, कि भाई मैं मोबाइल चला रहा हूँ, रील्स देख रहा हूँ, ये सारी चीज़ें ना हो मेरे साथ। तो उस टाइम को मैंने जैसे ढंग से किया, तो उतना टाइम भी आई थिंक सफिशिएंट हो सकता है अगर आपका ठीक ठाक बैकग्राउंड है तो। अदरवाइज भाई आपको टाइम बढ़ाने की ज़रूरत है, बिल्कुल आप 10 आवर्स भी दे सकते हो अगर आप सिर्फ इसी चीज़ पर फोकस हो। भाई मेरी ये कोचिंग भी थी तो 3 आवर्स मेरा वहाँ भी जाता ही था। अगर आप सिर्फ इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके पास वो एक्स्ट्रा 3 आवर्स भी हैं। तो लगभग ऐसे ही चलता था मेरा दिन, लगभग डेली की यही बात है, बस एक संडे वाले दिन जैसे मुझे एक्स्ट्रा टाइम रहता था। जी हाँ, एक्स्ट्रा टाइम रहता था थोड़ा। तो मॉक्स आप किस दिन देते थे? लगभग डेली। अच्छा, डेली एक मॉक देना और फिर उसको एनालाइज करना, ये काम होता है। क्योंकि टीयर 1 का रिजल्ट दिसंबर स्टार्टिंग में आया और 18 जनवरी को पेपर था, तो लगभग 40 to 50 डेज थे और मैंने उस बीच में 25 to 30 मॉक दिए। तो हर 2 दिन में एक मॉक तो देता ही था मैं, वो ज़रूरी भी था क्योंकि मॉक भी वो आपका पार्ट ऑफ प्रिपरेशन ही है। आपको अलग से नहीं देना है कि भाई ये 2 बार दूंगा तो मेरा प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी 2 घंटा, बिल्कुल नहीं। वो बहुत आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट वही है प्रिपरेशन का, भाई आप क्योंकि मॉक देना आप रियल एग्ज़ाम दे रहे हो एक्चुअल में। तो उस टाइप से सोच के अगर दो तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन होती है उससे। तो वही मॉक लगभग हर 1 या 2 दिन में मैं दे देता था, उसको फिर एनालाइज करना। आपसे जब अभी बातचीत हुई, थोड़ी देर पहले भी मैंने आपसे बात की थी, तो उसमें आपने ये बोला था कि आप इतनी बार निराशा झेल चुके हैं जी कि अब आपके अंदर हाँ ये था कि करना है, पर शायद एक कहीं ना कहीं मेरे पास कुछ खोने को नहीं है, वो वाला भी एटीट्यूड था कि नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, 2-3 दिन में मैं वापस उभर के बाहर आ जाऊंगा। तो ये इस एटीट्यूड ने एग्ज़ाम में आपकी कितनी सहायता की? क्योंकि कई बार ये सुना है मैंने बच्चों की ज़बानी कि पूरी तैयारी कर ली है, बहुत अच्छे तरीके से लेवल पे वो आ गए हैं, लेकिन जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन नर्वसनेस के चक्कर में कुछ ना कुछ छूट जाता है, कुछ रह जाता है, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो उस समय आपके मन में ये स्थिति थी, आपकी मनोस्थिति ये थी कि हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं,
तो इसका फर्क जो है, मतलब एग्जाम के समय काम रहना, शांत रहना, ये कितना आवश्यक है? मेरे को याद है एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म हुआ मेरा, तो मेरे जो बगल का जो बंदा था, तो वो मतलब बहुत निराश था। हम नॉर्मल कन्वर्सेशन हुई हमारी, तो उसने मुझे पूछा कि भाई आपने कितने अटैम्प्ट किए, तो भाई मैंने जो रियलिटी थी भाई मैंने सारे अटैम्प्ट कर दिए 60 क्वेश्चंस फर्स्ट एग्ज़ाम के बाद, सेक्शन 1 के बाद। तो नहीं सॉरी, पूरे एग्ज़ाम के बाद ही, क्योंकि वो आपको टाइम नहीं मिलता है एक्चुअली कन्वर्सेशन का। तो मैंने बोला कि भाई सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए, लेकिन वो बहुत दुखी था, मतलब वो बोला कि भाई मैं 50 ही कर पाया। तो उसके चेहरे पे वो नर्वसनेस, निराशा एकदम साफ झलक रही थी। तो मतलब मेरे को लगा कि भाई इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, मेरे लिए भी था ही, बिल्कुल था, लेकिन उसके लिए कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट था, तो वो प्रेशर फील कर रहा था। तो आई थिंक जैसे वो फर्स्ट सेक्शन का दिया 50 क्वेश्चंस, तो डेफिनेटली वो उसका सेकंड सेक्शन भी इम्पैक्ट किया ही होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में था फर्स्ट सेक्शन में। तो सेकंड सेक्शन रिलेटिवली इजी था, लेकिन मे बी आई थिंक उसने मैसअप किया होगा 2-4 क्वेश्चन वहाँ पर भी। तो वो प्रेशर जो है वो बहुत, उसको हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई चलो अभी हो गया, फर्स्ट सेक्शन हो गया, अपना सेकंड सेक्शन की तरफ अपन ध्यान देते हैं। अब मेरी जर्नी ऐसे थी कि भाई 7-8 साल से एग्ज़ाम दे रहा था, तो भाई एक और फेलियर मेरे लिए ठीक है, निराशा तो लाएगी, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डाउन हो जाऊँगा उस समय। तो ये भी था, और मैंने पहले से ही डिसाइड कर रखा था कि भाई ये लास्ट एग्ज़ाम है मेरा। तो हुआ, नहीं तो अपन भी इस कोचिंग को अपन आगे बढ़ाएंगे, एक बैकअप ऑप्शन था। तो वो डेफिनेटली प्रेशर हैंडल करने में बहुत मदद करता है। तो ठीक है, कहीं ना कहीं वो आपकी प्रिपरेशन को इम्पैक्ट कर सकता है, जैसे कि भाई मुझे टाइम कम मिला, लेकिन प्रेशर हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो प्रेशर फील नहीं हुआ जैसे मेरे को एग्ज़ाम हॉल में भी। और ये मेरे को तब पता चला कि जब मैंने सेक्शन 1 के क्वेश्चंस 3 मिनट पहले ही कंप्लीट कर लिए। अब इतना इजी नहीं है भाई 57 मिनट्स में पूरा आपको कंप्लीट कर लिया। मेरे को मतलब रिवाइज करने का 3-4 मिनट मेरे को मौका मिल गया। और उसमें आपने कहा था कि कुछ सवाल करेक्ट भी किए हैं। कुछ सवाल करेक्ट किए रीजनिंग की, जैसे मैंने, तो क्योंकि रीजनिंग में थोड़ा बहुत अपन एक आध गेस गलत हो सकता है, तो वो सब मेरे को करेक्ट करने का ही मौका मिल गया। तो मुझे उस समय फील हुआ कि हाँ यार चलो मैंने काफ़ी अच्छे से हैंडल किया, उतना प्रेशर फील नहीं हुआ मुझे। मतलब सोचा नहीं कि यार ये गलत हो जाएगा, बढ़ते रहो भाई, आगे बढ़ते रहो, क्वेश्चंस अनलिमिटेड क्वेश्चंस हैं आपके पास आगे। तो डेफिनेटली आई थिंक वो जो 7 से 8 साल का जो सफ़र था, और एक बैकअप ऑप्शन का होना, उससे कहीं ना कहीं बैकअप द माइंड जो था कि हाँ अभी मैं हैंडल कर लूँगा, नहीं हुआ तो 1-2 दिन निराशा रहेगी भाई, 1-2 दिन लगेगा कि हाँ चल नहीं हुआ, कर सकता था, उसके बाद अपन वापस ट्रैक में आ जाएंगे। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से मतलब एग्जामिनेशन हॉल में उसका मेरे को बेनिफिट मिला डेफिनेटली। और इस प्रेशर में फैमिली का कितना प्रेशर था? मतलब आपके मन में ये था कि मुझे अब कुछ करना है, फैमिली का नाम रोशन करना है, अब काफ़ी समय हो गया है, ये वाला प्रेशर भी एडेड था, या फिर आपने सोचा था कि नहीं, फैमिली का सपोर्ट रहा आपका इसमें? नाम रोशन करना तो होता ही है, लेकिन लास्ट में मेरे को होप नहीं थी मैं ऐसा कर पाऊंगा। नहीं लगा था मुझे एक्चुअल में, क्योंकि 7 से 8 साल का सफ़र, मतलब अभी 7 से 8 साल तक सभी पेरेंट्स शांत नहीं रह पाते हैं। 2-3 साल तक तो ठीक है, चलो भाई करो प्रिपरेशन करो, उसके बाद लेकिन फिर एक मतलब प्रेशर बनना स्टार्ट होता ही है। मेरे साथ ये बहुत कम हुआ, ऐसा नहीं बोलूँगा एकदम नहीं हुआ, थोड़ा बहुत तो भी रहता ही है, और खुद से भी आना चाहिए वो चीज़। भाई आप खुद से भी कब तक मतलब ऐसे ही रहोगे, है ना। तो मैंने एक बैकअप ऑप्शन रखा, तो फैमिली मेरे ये भी बोलते थे कि भाई चलो यार कोई बात नहीं, एक बार छोड़ दो उस ऑप्शन को, आप 1 साल फिर से प्रिपेयर करो, पूरी जान लगा करके, भाई अपनी पूरी जी जान लगा करके तैयारी करो और हो जाएगा आपका। लेकिन मुझे लगा कि नहीं भाई, अब मैं उस स्टेज में नहीं हूँ कि सब छोड़ करके फिर से पूरी प्रिपरेशन करूँ। तो सब कुछ छोड़ना मेरे ऑप्शन में नहीं था, तो वो मैंने ज़रूर कंटिन्यू रखा। और फैमिली ने मतलब इस बात का प्रेशर कभी नहीं दिया कि निकालना ही है, निकालना ही है, नहीं निकालोगे तो क्या होगा तुम्हारा, इतने साल से प्रिपरेशन करोगे, बाकी लोग क्या आप सोचेंगे, है ना। हमारी भी तो कुछ उम्मीदें हैं कि भाई, है ना, इतने साल से बाहर पढ़ रहे हो तो कुछ ना कुछ तो करो। नहीं था वो चीज़, मतलब बहुत कम फील हुआ मुझे, बहुत ही कम। जो भी हुआ वो खुद से ही हुआ कि भाई मेरे को तो कुछ तो मेरी जिम्मेदारी भी है। तो काफ़ी कम नहीं, मतलब सपोर्ट काफ़ी हद तक रहा। और डेफिनेटली इस चीज़ का बहुत बड़ा फैक्टर था कि मतलब मेरे एग्जामिनेशन हॉल में उस चीज़ का प्रेशर नहीं था कि नहीं हुआ तो फैमिली वाले बोलेंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं। हमेशा मतलब उन्होंने मुझे संभाला ही है। जैसे CGPSC प्री का जब मेरा नहीं निकला था, तो मतलब बहुत ज़्यादा मैं डिसअपॉइंटेड था, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो गया था। तो उस टाइम भी संभाला ही उन्होंने मुझे, कभी एहसास नहीं दिलाया कि नहीं निकला तुम्हारा, इतने साल से प्रिपेयर कर रहे हो, कर क्या रहे हो तुम, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी।
तो बस जाते जाते आप इतना बताइए कि जो हमारे दर्शक हैं जो सीजीएल अभी दे रहे हैं या अगले साल देंगे, जो आगे आने वाले सालों में देने वाले हैं, तो उनके लिए कुछ क्या कहना चाहेंगे, एक मोटिवेशनल कुछ भी, कि ये जर्नी पॉसिबल है इसे तय करना और अपने मुकाम तक पहुंचना? पॉसिबल तो बिल्कुल है ना। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है इस पार्ट में जो आप नहीं कर सकते। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, या फिर और कोई मतलब लोकल भाई अपने स्टेट्स के मीडियम से हैं, तो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है वो चीज़, क्योंकि सब्जेक्ट इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेवल जो है बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। यू कैन मैनेज, ठीक है। बस लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, और डेली इम्प्रूव करना आपको ज़रूरी है। आप एक स्टैटिक मतलब स्ट्रैटेजी नहीं रख सकते कि मुझे बस इसी पर टिके रहना, कभी चेंज नहीं करना, नहीं। समय के साथ आपको चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा लास्ट में आपको प्रिपरेशन में, भाई लास्ट में आपको थोड़ा समय और बढ़ाना पड़ेगा आपका। और डेली इम्प्रूवमेंट जो है बहुत ज़रूरी है। मतलब आप एक सिटिंग डक के जैसे नहीं रह सकते कि आप एक ही जगह बैठे हुए हैं, इम्प्रूव ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो डेली आप अगर 1% भी इम्प्रूव करोगे तो आपको दिखेगा कि हाँ भाई, एट द एंड ऑफ 1 मंथ ऑल्सो, मतलब आप कई गुना ग्रो कर गए हो, अपने आप में आपको फील होगा। तो डेली नए क्वेश्चंस लगाना, नए उसको नोट करना, एनालाइज करना, एक कदम और आगे बढ़ना डेली, वो काफ़ी ज़रूरी है। प्रिपरेशन ज़रूर हो सकती है, लेकिन इसके साथ बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क इन्वॉल्व है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि साल दर साल जो है क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ते ही जा रहा है। कट ऑफ इस साल की तो मतलब कई लोगों का हौसला तोड़ देने वाली कट ऑफ है कि मतलब अब क्या ही कर सकते हैं हम, मतलब बची ही नहीं हमारे लिए तो सीट्स। इतनी सीट्स होने के बावजूद भी अगर इतना कट ऑफ जा रहा है तो हम तो कहीं स्टैंड ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है भाई, अगर 18,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ है तो भाई उन्होंने भी तो किया ही है। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं किया है, और एक्चुअली मैंने भी किया है वो चीज़। तो भाई 320 मार्क्स जो मैंने एक्सपेक्ट किए थे, अगर वही आते तो मेरा तो नहीं होता। लेकिन भाई जो 368 आ गया, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको जो आपकी सराउंडिंग्स और है ना, किसी पे भरोसा, वो भी हेल्प करता ही है लास्ट में जा कर के। और आपका हैंडलिंग प्रेशर और मोटिवेटेड रहना, वो भी हेल्प करेगा ही आपको। तो आप सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान दें, रिजल्ट की आप चिंता मत करें। अभी भी जो इस साल का सीजीएल होने वाला है जून जुलाई में, अभी भी काफ़ी टाइम है, आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। जस्ट स्टिक टू द प्रोसेस एंड डेली इम्प्रूव करें आप उस चीज़ में। डेली थोड़ा सा भी इम्प्रूव करते हैं तो आपको डेफिनेटली वहाँ पे हेल्प करेगा। और सोर्सेस आप बहुत लिमिटेड रखिए, उसी को बार बार पढ़िए, ताकि आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पे गलत ना करें, ठीक है। अगर आप उतने भी तैयारी कर ली तो आपका सिलेक्शन श्योर शॉट है, हो ही जाएगा। परफेक्ट, परफेक्ट। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ शुभम अग्रवाल, और बहुत बहुत अच्छा लगा इनसे बातचीत करके, वार्तालाप करके। ये जानने को मिला कि एक टॉपर का माइंडसेट क्या होता है, स्ट्रैटेजी क्या होती है, और ऐसा कुछ अलग नहीं है। आप भी इस श्रेणी में आ सकते हैं, आप भी टॉपर बन सकते हैं। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, बस सही स्ट्रैटेजी और सही तैयारी का होना आवश्यक है। ऑलिव बोर्ड प्लेटफॉर्म पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए इसी तरीके के और कंटेंट के लिए। नमस्कार।